हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। और जैसे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है oogenesis, या फिर हम इसको फॉलिक्यूलोजेनेसिस भी कह सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि oogenesis क्या होता है, कैसे जो हमारे फॉलिक्यूल्स होते हैं, प्राइमरी फॉलिक्यूल्स, सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स, इनकी कैसे डेवलपमेंट होती है, ये एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि कैसे जो फीमेल गैमेट है या जो एग है उसका फॉर्मेशन होता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, इस टॉपिक में काफ़ी सारे बच्चों को डाउट होता है क्योंकि यहाँ पे फॉलिक्यूल्स और गैमेटोजेनेसिस वो दोनों साथ में बताई जाती है एनसीईआरटी में, तो काफ़ी बच्चों को डाउट होता है। तो हम यहाँ करेंगे चीज़ों को सिंपल तरीके से लेके चलेंगे और कोशिश करूंगा कि आपका कोई एक भी डाउट ना रह जाए। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर साल चाहे कोई भी आपका एग्जामिनेशन हो, नेट एग्जामिनेशन हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, कोई स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन हो, सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करें अब हम स्टार्ट करते हैं। oogenesis पढ़ने से पहले आपको प्राइमरी फॉलिक्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए जो एनसीईआरटी बताती है। अगर हम बात करें प्राइमरी फॉलिक्यूल्स की, तो जब कोई फीमेल अपने प्यूबर्टी एज में पहुंचती है यानी 12 to 14 की एज में पहुंचती है, तो उसकी ओवरी में जो प्राइमरी फॉलिक्यूल्स का नंबर होता है वो 60,000 से लेके 80,000 का होता है। यानी कि उसकी ओवरी में 60,000 से 80,000 तक प्राइमरी फॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो प्राइमरी फॉलिक्यूल्स होते हैं ये कंटेन करते हैं प्राइमरी oocytes। ये प्राइमरी फॉलिक्यूल्स का कंटेन करते हैं प्राइमरी oocytes, जो आगे चल के फीमेल गैमेट बनाता है। मियोसिस अरेस्ट इन प्रोफेज 1। ये जो प्राइमरी फॉलिक्यूल्स होते हैं ये मियोसिस के प्रोफेज 1 में अरेस्ट होते हैं। मियोसिस के प्रोफेज 1 में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिक्यूल्स हैं वो अरेस्ट होते हैं। यानी कि ये प्रोफेज के आगे, जैसे अगर आपको याद हो आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि जो मियोसिस होती है उसके 4 फेज होते हैं। एक होता है प्रोफेज, एक होता है मेटाफेज, एक होता है एनाफेज और एक होता है टीलोफेज। तो होता क्या है कि मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में ये जो प्राइमरी फॉलिक्यूल्स है ये अरेस्ट हो जाते हैं। यानी प्रोफेज 1 से इनकी आगे की स्टेज नहीं आई हुई होती, तो ये क्या होते हैं, प्रोफेज 1 में ही अरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई होती है। अब जब एक फीमेल अपनी प्यूबर्टी को अटेन करती है यानी वो प्यूबर्टिक एज में आती है या आप कह सकते हो रिप्रोडक्टिव एज में आती है, तो उसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो 2 हार्मोन रिलीज करती है। एक एफएसएच हार्मोन जिसको फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है, और एक एलएच हार्मोन जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एफएसएच रिलीज होता है प्यूबर्टी में उसका क्या इफेक्ट होता है इस oogenesis में या फिर फॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो ये जो एफएसएच है जिसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या कराता है, फॉलिक्यूल्स की ग्रोथ कराता है। फॉलिक्यूल्स की ग्रोथ कराता है या उनके डेवलपमेंट कराता है। ये क्या करता है, जो प्राइमरी फॉलिक्यूल्स हैं उनको कन्वर्ट कर देता है सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स में, और सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं प्राइमरी oocytes। प्राइमरी फॉलिक्यूल्स में भी प्राइमरी oocyte होता है, सेकेंडरी फॉलिक्यूल में भी प्राइमरी oocyte होता है, ये चीज याद रखना। अब सेकेंडरी फॉलिक्यूल जो होता है वो कन्वर्ट होता है टर्शरी फॉलिक्यूल में। और अगर मैं बात करूं टर्शरी फॉलिक्यूल की, तो जो टर्शरी फॉलिकल होता है ये कंटेन करता है सेकेंडरी oocyte। ये बात याद रखना। अभी ये प्राइमरी फॉलिक्यूल, सेकेंडरी फॉलिक्यूल, टर्शरी फॉलिक्यूल एक दूसरे से कैसे अलग है ये भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपको एफएसएच का इफेक्ट बता रहा हूं मैं कि वो फॉलिक्यूल्स पे क्या होता है। एफएसएच सबसे पहले प्राइमरी फॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है सेकेंडरी फॉलिक्यूल में, फिर सेकेंडरी फॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है टर्शरी फॉलिक्यूल में। अब जो टर्शरी फॉलिक्यूल होता है वो कन्वर्ट होता है ग्राफियन फॉलिक्यूल में, जो कि एक फुल्ली मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल है। क्या कहा मैंने कहा कि जो टर्शरी फॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल में, जो कि एक फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल है जिसके अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है।
ऑल दीज फॉलिकल रिलीजिंग एस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये आपने जितने भी फॉलिकल्स पढ़े, आपने जो प्राइमरी फॉलिकल पढ़ा, जो सेकेंडरी फॉलिकल पढ़ा, जो टर्शरी फॉलिकल पढ़ा, जो ग्राफियन फॉलिकल पढ़ा, ये सारे के सारे एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्यों रिलीज करते हैं? क्योंकि इनके पास ग्रैनुलोसा सेल होती है, ग्रैनुलोसा सेल होती है जो कि क्या करती है, इस एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करती है। सॉरी, यहाँ पे आपको दिखा नहीं होगा, तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जितने भी फॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्यों रिलीज करते हैं? क्योंकि इनके पास ग्रैनुलोसा सेल मौजूद होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्यूबर्टी पे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, FSH और LH। FSH का आपने फंक्शन देख लिया कि वो फॉलिक्यूल्स की डेवलपमेंट कराता है। अब LH हार्मोन की बात करते हैं, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की बात करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि HR हार्मोन क्या करता है? कॉज रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte। जो हमारा फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है, जिसको हम ग्राफियन फॉलिक्यूल बोलते हैं, उस ग्राफियन फॉलिकल की रप्चर करवाता है LH हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? उस ग्राफियन फॉलिक्यूल को तोड़ता है और उसमें से सेकेंडरी oocyte को रिलीज कराता है। रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। अब जो रप्चर्ड यानी कि फटा हुआ ग्राफियन फॉलिक्यूल है, या उसके जो टुकड़े हैं ग्राफियन फॉलिकल के, वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम की बात करें तो ये एक येलो कलर की पिगमेंटेड बॉडी होती है, येलो कलर की पिगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है। और ये बनती किससे है? ये बनती है रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिक्यूल से। या ये भी कह सकते हो कि ग्राफियन फॉलिक्यूल रप्चर होने के बाद जो टुकड़े होते हैं उसके, वो टुकड़े कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन absence of fertilization, corpus luteum transform into corpus albicans due to decrease in level of LH। अब होता क्या है कि मान लो अगर किसी फीमेल में फर्टिलाइजेशन absent है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो ग्राफियन फॉलिक्यूल के रप्चर होने से बना था, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस अल्बाइकन्स में। कॉर्पस अल्बाइकन्स जो होती है ये व्हाइट कलर बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? व्हाइट कलर बॉडी होती है। और कॉर्पस ल्यूटियम का कॉर्पस अल्बाइकन्स में ट्रांसफॉर्म होने के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि जो LH हार्मोन है उसका जो लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है। यहाँ पे आपने FSH और LH का फंक्शन समझ लिया, और ये समझ लिया कि कैसे फॉलिक्यूल डेवलप होते हैं। पहले प्राइमरी फॉलिक्यूल से सेकेंडरी फॉलिक्यूल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिक्यूल से टर्शरी बनता है, एंड टर्शरी फॉलिक्यूल से ग्राफियन फॉलिकल बनता है। अब हम क्या करते हैं, इन फॉलिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री मॉडल फॉलिकल्स की। प्री मॉडल फॉलिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जब कोई भी फीमेल फोर्टिसाइड होता है उस टाइम पे उनकी ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग फीटल लाइफ 2 मिलियन, यानी कि जब जो फीमेल है वो अपने फीटल स्टेज में थी, उस टाइम पे जो फॉलिकल होते हैं उनको हम बोलते हैं प्री मॉडल फॉलिकल, और इनका जो नंबर होता है वो 2 मिलियन होता है। अब ये जो प्रीमोडल फॉलिक्यूल होते हैं ये धीरे धीरे डीजनरेट कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स, यानी कि प्रीमोडल फॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे डीजनरेट कर रहे होते हैं। अब प्रीमोडल फॉलिक्यूल्स ही कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स में। प्रीमोडल फॉलिकल्स जो होते हैं कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स में। प्राइमरी फॉलिकल्स जो है ये प्यूबर्टी के टाइम पे देखे जाते हैं, या जब कोई फीमेल पैदा हो जाती है उसके बाद जो फॉलिकल बनते हैं वो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। और इनका जो नंबर होता है प्यूबर्टी पे जो प्राइमरी फॉलिक्यूल का नंबर होता है वो 60,000 से 80,000 होता है। तो आप एक चीज देखो कि जब जो फीमेल अपनी फेटल स्टेज में थी तब प्रीमोडल फॉलिक्यूल का नंबर या फॉलिकल का नंबर 2 मिलियन था, लेकिन जब वो अपनी प्यूबर्टी में आई तो उस टाइम पे जो नंबर है वो डिक्रीज होके 60,000 से 80,000 आ गया है। अब सेकंड प्राइमरी फॉलिकल जो होता है, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि कैसे हम इसको पहचानेंगे, तो प्राइमरी फॉलिकल में होता क्या है कि सबसे पहला जो oocyte होता है वो प्राइमरी oocyte होता है। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि प्राइमरी oocyte है या सेकेंडरी oocyte है? तो प्राइमरी oocyte जो होता है वो हमारे पास हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड स्टेज में होता है।
डिप्लॉयड कहने का मतलब क्या है कि जो क्रोमोसोम मटेरियल है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये कहने का मतलब है। तो प्राइमरी फॉलिक्यूल में एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो oocyte होगा वो प्राइमरी oocyte होगा। सेकंड ये है कि ये जो oocyte है इसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर होगी ग्रैनुलोसा सेल की। क्या होगा कि ये जो हमारा प्राइमरी oocyte है इसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर होगी ग्रैनुलोसा सेल की, और यही ग्रैनुलोसा सेल जो है रिस्पॉन्सिबल होती है एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए। अब प्राइमरी फॉलिक्यूल से डेवलप होता है सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से डेवलप होता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या होता है, ग्रैनुलोसा सेल्स की मल्टीपल लेयर आ जाती हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स की मल्टीपल लेयर आ जाती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि थीका लेयर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एक थीका लेयर का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो oocyte होता है वो भी प्राइमरी होता है। oocyte क्या होता है, प्राइमरी होता है। और सेकेंडरी फॉलिक्यूल बनने के बाद जो मियोसिस है वो कंटिन्यू हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte है, जो प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्ट होता है, या कह सकते हो रुका हुआ होता है। लेकिन जब सेकेंडरी फॉलिकल बनता है तो ये जो मियोसिस है ये वापस से कंटिन्यू हो जाती है, ये वापस से कंटिन्यू हो जाती है और क्या करती है, डिवाइड करके हमारा सेकेंडरी oocyte बनाती है। अब सेकेंडरी फॉलिकल से बनता है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखी जाती है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं हम इसको, एंट्रम बोलते हैं। टर्शरी फॉलिक्यूल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिखती है हमको जिसको हम बोलते हैं हम एंट्रम। यहाँ पे ये जो मैंने दिखा रखा है ब्लू कलर से ये एंट्रम है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो थीका लेयर होती है वो 2 लेयर में डिवाइड हो जाती है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना ये रही, थीका इंटरना ये रही, थीका एक्सटर्ना ये रही। मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि सेकेंडरी फॉलिक्यूल जब आता है तो वहां से मियोसिस कंटिन्यू हो जाती है और टर्शरी फॉलिकल तक मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, यानी कि टर्शरी फॉलिक्यूल के अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है। अब टर्शरी फॉलिक्यूल से बनता है ग्राफियन फॉलिकल। अगर हम बात करें ग्राफियन फॉलिकल की कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें जो सेकेंडरी oocyte होती है, जो सेकेंडरी oocyte होती है उसके चारों तरफ एक जोना पेलोशुडा की लेयर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, जोना पेलोशुडा की एक लेयर बन जाती है। साथ ही साथ जो एंट्रम का साइज था वो भी इंक्रीज कर जाता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हो। और जो सेकेंडरी oocyte है वो मियोसिस 2 में अरेस्ट हो जाता है। अगर आपको नहीं याद तो मैं एक बार आपको मियोसिस समझा देता हूं कि जो मियोसिस होती है वो 2 फेज में होती है। एक फेज होता है मियोसिस 1, एक फेज होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 के जो फेज होते हैं उनको हम नाम देते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। वही मियोसिस 2 के जो फेज होते हैं उनको हम प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 ये नाम देते हैं। तो प्राइमरी oocyte जो होता है मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्ट होता है, लेकिन जो सेकेंडरी oocyte है वो मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 में अरेस्ट होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि LH हार्मोन जो है उसका लेवल बढ़ता है और LH हार्मोन क्या कराता है, ग्राफियन फॉलिक्यूल को रप्चर कर देता है, यानी कि ग्राफियन फॉलिक्यूल को फोड़ देता है। तो ग्राफियन फॉलिक्यूल के फोड़ने से क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। डिपोजिशन ऑफ ल्यूटीन प्रोटीन, कॉर्पस ल्यूटियम बनता किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे ल्यूटीन प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है और ये एक येलो कलर बॉडी है, ये भी आप याद रख सकते हो। और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रखा, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम की देखभाल करने की जो जिम्मेदारी होती है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की होती है। एज LH हार्मोन डिक्रीज, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे ही डिक्रीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है और किसका फॉर्मेशन करता है, कॉर्पस एल्बाइकन्स का।
अब हम आ जाते हैं oogenesis पे और oogenesis को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, इसको हम बोलते हैं प्रीमॉर्डल फॉलिकल। प्रीमॉर्डल फॉलिकल जो कि फीमेल के फीटल स्टेज में प्रेजेंट होती है और ये अपनी तरह कई सारे प्रीमॉर्डल फॉलिकल बनाती है जिसका नंबर 2 मिलियन के आसपास होता है। अब ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी oocyte में। किस में कन्वर्ट होते हैं, प्राइमरी oocyte में, और ये धीरे धीरे जनरेट कर रहे होते हैं। जब एडल्ट स्टेज या प्यूबर्टी स्टेज आती है तब इनका जो नंबर होता है, वो कितना होता है, वो होता है 60,000 से 80,000 के आसपास। और ये मियोसिस 1 में अरेस्ट होती है, मियोसिस 1 में अरेस्ट होती है। अब जब प्यूबर्टी आती है तो इनकी मियोसिस 1 जो है यहां पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और जब मियोसिस 1 कंप्लीट होती है तो ये जो डिवीजन होता है ये अनइक्वल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से एक छोटी सेल बनती है, एक बड़ी सेल बनती है। जो छोटी सी सेल होती है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो बड़ी सेल होती है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte भी मियोसिस 2 में अरेस्ट हो जाता है। अब अगर ये मियोसिस 2 में अरेस्ट हो जाता है तो ये मियोसिस 2 कंप्लीट कब होती है, ये मियोसिस 2 कंप्लीट होती है प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले ये जो मियोसिस है ये कंप्लीट होती है और जो सेकेंडरी oocyte है वो कन्वर्ट हो जाता है ओवम में और सेकेंडरी पोलर बॉडी में। यानी कि oocyte जो है वो डिवाइड होके सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम का फॉर्मेशन करता है। अब यहां पे वही बात लिखी गई है, मियोसिस 2 कंप्लीट प्रायर टू इनिशिएशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जैसे ही स्टार्ट होने वाला होता है मियोसिस 2 उसी टाइम पे कंप्लीट होती है। ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बाय एंट्री ऑफ स्पर्म, दिस ब्रेक मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखो, अगर आप चाहो तो ये बात याद भी रख सकते हो, ना चाहो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत कम पूछा जाता है। मैंने यहाँ पे रीजन लिखा है कि किस वजह से जो मियोसिस 2 है वो फर्टिलाइजेशन के स्टार्ट होते ही खत्म होती है या कंप्लीट होती है। होता क्या है कि ये मान लो एग है या फीमेल क्या है, सेकेंडरी oocyte है, या मान लो फीमेल गैमेट है। अब यहाँ पे जैसे ही स्पर्म एंट्री करता है तो यहाँ पे होता क्या है कि जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिवेट हो जाता है और ये क्या करता है, मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन करता है और एनाफेज को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से एनाफेज स्टार्ट होता है और फिर टीलोफेज स्टार्ट होता है और जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एग की, जिसको आप ओवम भी बोल सकते हो, सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते हो, oocyte भी बोल सकते हो। सेकेंडरी oocyte क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ओवल्यूशन में जो रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte ही होता है। ये चीज याद रखना, ओवल्यूशन में जो रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte ही होता है। तो सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ह्यूमन एग जो होता है वो किस तरीके का एग होता है। तो ह्यूमन एग जो होता है वो एलेसिथल होता है। एलेसिथल कहने का मतलब क्या है कि ये जो ह्यूमन एग है इसके अंदर यॉक अब्सेंट होता है। जो ह्यूमन एग होता है इसके अंदर यॉक अब्सेंट होता है, इसलिए ये एलेसिथल है। और इसका जो साइज होता है वो 0.1 mm होता है। कितना होता है, 0.1 mm। अब हम क्या करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इसका न्यूक्लियस आपको मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, साइटोप्लाज्म रिप्रेजेंट कर रखा है। अब ये जो बाहर ग्रीन कलर की आपको लेयर दिख रही है, इस लेयर को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। और ये फॉलिकुलर सेल्स से बनता है। जो फॉलिक्यूल्स होते हैं उन सेल्स से ये लेयर जो है वो बनती है, जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। इसको सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब अगर यहाँ पे जो मैंने आपको लेयर दिखा रखी है इसको हम बोलते हैं जोना पेलोसुडा। क्या बोलते हैं, जोना पेलोसुडा, जो कि एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है।
नॉन सेलुलर मतलब ये किसी भी सेल से नहीं बनी होती, ये एक जेली कोट होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जोना पेलोसुडा को सिक्रीट कौन करता है, तो सेकेंडरी oocyte ही जोना पेलोसुडा को सिक्रीट करती है। और जोना पेलोसुडा को प्राइमरी एग मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और जैसे मैंने बताया कि ये नॉन सेलुलर होती है। अब इनके साइटोप्लाज्म में, जो ह्यूमन एग है इसके साइटोप्लाज्म में कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया है, तो इसको आप ज़्यादा डिटेल में मत समझो। अब हम आगे मूव करते हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है, वेयर डज सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म। सेकंड पोलर बॉडी कहाँ पे फॉर्म होगी। oogenesis में आपने ये तो पढ़ लिया कि जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगी तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, मियोसिस 2 खत्म होगी तो सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। अब बहुत से बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि सेकंड पोलर बॉडी कहाँ बनेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेकंड पोलर बॉडी है वो कब बनेगी, जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगी। जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगी तब हमारी सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। और मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगी, फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले। तो फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, फैलोपियन ट्यूब में। तो जो सेकंड पोलर बॉडी है वो फैलोपियन ट्यूब में बनती है, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये आप याद रखना। अब आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये जो फीमेल गैमेटोजेनेसिस है, जिसको हमने oogenesis कहा, ये आपको समझ में आया होगा। आपको हर एक फॉलिकल की डेवलपमेंट समझ में आई होगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे।